हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ लिया था टेम्परेचर कोफिशिएंट, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का कर्व, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन, रेट कांस्टेंट का वेरिएशन, है ना, कैसे कैसे वेरी करता है। तो एक बार उसको आप ज़रूर देखना, नहीं देखे हो तो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इसी दौरान फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान ही हम लोग क्या देख लेंगे, रिएक्शन को सही कर देते हैं, हम लोग क्या देख लेंगे यहाँ पे, कैटलिस्ट का कंडीशन। ओके, एक साथ यहीं पे कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है इस केमिकल काइनेटिक्स का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी, ओके, या न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म है जो हमारा, वो है कंसंट्रेशन, जो रेट को कैसे अफेक्ट होता है या फिर कैसे वेरिएशन होता है रेट का कंसंट्रेशन को चेंज करने से, वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, है ना, क्योंकि रेट उसी पे डिपेंडेंट है। ओके, बैकग्राउंड नॉइज जिनको इग्नोर करना थोड़ा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट, आर से पी लेते आ रहे हैं हम लोग, तो रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ 1 होता है, या फिर एन लिखते हैं हम लोग, है ना, एन लिख रहे हैं क्योंकि एन क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो एन क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो जैसा वेरी करेगा वैसे ही रेट वेरी करेगा। तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे, विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट, रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना, कंसंट्रेशन क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। ओके, लेकिन एक्सेप्ट फॉर किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए जो होगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था जीरो ऑर्डर के टाइम पे। तो अगर जो हम लोग बात करें फॉर जीरो ऑर्डर, आर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, के। ठीक है, तो मेनली हमें फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं कैसे ग्राफ वगैरह, ऐसे ऑलरेडी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है आर से पी, तो रेट इक्वल्स टू के, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। इसको लिख लेता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। ओके, तो आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, आर नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। डिफरेंशियल रेट लॉस हमने बनाया था इसको, है ना, तो पहली बार आप देख रहे हो तो एक बार इसको देख लेना। ठीक है, तो यही है आर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी है। ओके, तो नेक्स्ट अगर जो हम लोग ग्राफ बनाएं रेट का और रेट वर्सेस टाइम का, तो देखो एक्सपोनेंशियल ई आ रहा है और साथ में क्या है, निगेटिव टर्म आ रहा है, यानी एक्सपोनेंशियली क्या होगा, ये डाउन होगा। अगर जो पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, टाइम के साथ और बढ़ता, यानी रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे टाइम के साथ कम होगा। ओके, और कंसंट्रेशन के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा। और अगर जो रिएक्टेंट की बात करें हम लोग, तो टाइम के साथ वो भी घटेगा, वो भी एक्सपोनेंशियल, आर नॉट टू द पावर ऑफ माइनस के टी है क्योंकि। ठीक है, ओके, तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट हमारा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। यानी फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट कहने का मतलब है, तीन ही फिजिकल स्टेट पढ़े हम लोग। तो सपोज कोई रिएक्शन है, आर से पी बन रहा है ना, आर से पी बन रहा है, तो रिएक्टेंट क्या हो सकता है, यहाँ देखो तीनों चीज़ें हो सकती है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, लिक्विड एंड गैस। तो ये आपको ही पता चल रहा होगा कि सॉलिड का जो एनर्जी होगा वो सबसे कम, लिक्विड का देन उससे ज़्यादा, और गैस का क्या होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो रेट होगा वो गैस का सबसे ज़्यादा होगा, क्यों, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होगा, सबसे कम। ओके, ठीक है, तो रेट क्या होगा, सबसे ज़्यादा
सॉलिड का सबसे कम, लिक्विड का, देन गैस का। तो सॉलिड, लिक्विड, देन गैस। ओके, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास क्या होगा, सफिशिएंट एनर्जी होगा आपस में कोलाइड करने के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख देता हूँ। इन गैस मोर चांस, या प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो चांस की जगह, ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, है ना, बिकॉज इफेक्टिव कोलिजन, बिकॉज क्या, गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ऑब्वियस है जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ही क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने के लिए फ्री होंगे, टकराने के लिए या रिएक्शन शो करने के लिए, है ना। इनर सरफेस में जो होगा वो क्या होगा, आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा कोलिजन, चांस ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है मॉलिक्यूल्स का। ओके, तो बोल सकते हो मोर सरफेस एरिया मीन्स मोर चांस ऑफ या मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन होगा। ओके, मोर चांस ऑफ कोलिजन, चांस ऑफ कोलिजन है तो ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर जो आपसे पूछे कि कब होगा सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो पाउडर फॉर्म होगा उसमें सबसे ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन हाई फॉर द पाउडर फॉर्म ड्यू टू मैक्सिमम सरफेस एरिया। क्लियर है, ध्यान से चीज़ें सीखो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, है ना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ता है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये बोल रहे ये क्या गया, यही चल रहा होगा दिमाग में ना, ये क्या गया। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड हमने पढ़ा था, याद है, जीरो ऑर्डर। तो मैंने बोला था वहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, बताया था ना। सो फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन जो कि होने वाला है हमारा, है ना, जीरो ऑर्डर। ओके, तो रेट जो होगा वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट होगा, यानी जितना ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो रेट इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, फाई बोल सकते हो आप इसको, या इसको हम लोग बोलते हैं दूसरे टर्म में, इंटेंसिटी के टर्म में क्वांटम इल्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको सिंबल को क्या बोलते हैं, फाई को क्वांटम इल्ड। क्वांटम इल्ड का क्या मतलब है, क्वांटम इल्ड, क्वांटम इल्ड का सिंपल सा ये मतलब है कितना मोल बन रहा है और कितना हमने लाइट को पास किया, यानी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या रिएक्टेड, जितना रिएक्ट किया और कितना उसमें लाइट लगा, लाइट यानी कि फोटोन, है ना, मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड, जितना एब्जॉर्ब्ड होगा और कितना मोल्स रिएक्ट किया रिएक्टेंट का, यही क्या है हमारा फाई, यानी क्वांटम इल्ड। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म आया इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी क्या होता है, ये सिंपली नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोटोन गिर रहे हैं ना, जितना ज़्यादा फोटोन गिरेंगे उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगा या उतना ज़्यादा ही एनर्जी होगा। ओके, तो अब इन सब को पढ़ने के बाद आता है हमारा मेन टॉपिक, जो 6 पॉइंट है हमारा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। या सिंपली हम लोग इफेक्ट ही पढ़ रहे हैं तो क्या लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। ओके, तो देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, कैटलिस्ट करता क्या है पहले, या कैटलिस्ट होता क्या है। अगर जो उसकी बात करें हम लोग, कैटलिस्ट क्या होता है तो आप लोग पढ़े होंगे पहले से, है ना। क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में क्या हो, यूज ना होता हो और सिर्फ क्या करे, रिएक्शन के रेट को बढ़ाए या कम करे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैटलिस्ट। ठीक है, तो सब्सटेंस विच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन क्या करे, बदल दे विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। कहने का मतलब विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन कहने का मतलब है इसमें कोई केमिकल चेंज ना हो, यानी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, है ना, नो केमिकल चेंज बोल सकते हो जिसको, यानी नए सब्सटेंस जो कैटलिस्ट होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होगा पर कैटलिस्ट जैसा था वैसा ही रहेगा। तो अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैटलिस्ट को दो पार्ट में, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट विच, पॉजिटिव का मतलब ही क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, तो विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। और निगेटिव कैटलिस्ट बोलें, वैसे निगेटिव कैटलिस्ट बोलना गलत है, निगेटिव कैटलिस्ट की जगह हम लोग बोलते हैं एक नया टर्म इनहिबिटर, या निगेटिव कैटलिस्ट जैसा नहीं होता है कुछ, ठीक है, ऐसा मत यूज करना, ये बस बताने के लिए मैंने बोला, क्या बोलते हैं इसको, इनहिबिटर, ठीक है। तो क्या करेगा ये, डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, निगेटिव कैटलिस्ट को। तो डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, या ये सब चीज़ें हो कैसे रही है उसको देखते हैं हम लोग। तो ये जो कैटलिस्ट होता है क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है ना, पर कैसे चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ, यानी कोई अल्टरनेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव दे देता है, विथ क्या, डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को या तो ये कम करेगा या तो ज़्यादा। तो सिंपल है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम, ज़्यादा नहीं, कम करेगा तभी तो फास्ट होगा ना, ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक ये। तो लिखो, हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, लोअर विल बी इट्स रेट एंड स्लोअर विल बी इट्स रिएक्शन, एंड स्लोअर विल बी रिएक्शन। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी होगा वो रिएक्शन। और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, हमने एनर्जी नहीं दिया तो क्या होगा बताओ, रिएक्शन थोड़ा स्लो काम करेगा, है ना, या बहुत ही कम मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी होगा और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर जो हम लोग इसको ग्राफ से समझें, जो एनर्जी प्रोफाइल वाला ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, याद ही होगा आप लोग को, याद है कि नहीं, याद रखना, ठीक है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल बनाए तो इस साइड रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिखाएंगे, और ये क्या, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये वाला जो लाइन है ये क्या, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जिसको ईपी से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है एक्टिवेशन एनर्जी कौन सा होता है, और बताओ, हाँ ये क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ये वाला जो लाइन है ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, और अगर जो टॉप वाले पॉइंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट से हम लोग बनाएं तो ये क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इससे हम लोग देखो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे क्या है, कम है, और इसका बैकवर्ड का क्या है, ज़्यादा। तो ये सपोज हमने विदाउट कैटलिस्ट कोई रिएक्शन को ड्रॉ किया। अब अगर जो हम लोग कैटलिस्ट ऐड करेंगे, सपोज ऐड कर रहे हैं हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सेम ग्राफ बनेगा और एक साइड पे रिएक्टेंट और दूसरी जगह प्रोडक्ट आएगा, ओके। यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस भी आएगा। तो सबसे पहले देखो एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये अलग सा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बना, ये एनर्जी है यहाँ पे और ये रिएक्शन प्रोग्रेस। तो ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ना, इसको मैं लिख देता हूँ इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ेगा, ओहो, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। और ये जो रेड वाला ग्राफ बनाया है कर्व, वो क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया, देखो एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया है। तो अगर जो हम लोग इनका एक्टिवेशन एनर्जी देखें ग्राफ पे, तो ये वाला जो लाइन ड्रॉ होगा है ना, रेड वाला, और ये ब्लैक वाला टॉप वाले पॉइंट्स हैं। तो अगर जो कैटलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला लाइन है ये क्या बता रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको एफ डैश लिख रहे हैं, ठीक है, कैटलिस्ट के लिए। और ये टॉप पॉइंट से किसके लिए है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए विदाउट कैटलिस्ट। तो देखो दिख के लग रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो क्या होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उस एनर्जी के साथ ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। और अगर जो ये देखें तो ये क्या है,
एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। ओके, तो ये अगर जो कैटलिस्ट के लिए लिखे तो ये वाला लाइन होगा ना, उसको यहाँ से कर लेना। हाँ, क्या हो जाए, इसको बी डैश लिख देना है, ठीक है, EAB डैश। ओके, तो ये तो हुआ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और किसका, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो कैटलिस्ट करता क्या है, यही करता है, देखो यहाँ पे लोअर क्या कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी को, है ना। तो एक्टिव कैटलिस्ट क्या करता है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, देखो जो यहाँ पे EF डैश और EAB डैश, देखो पहले के कंपेयर में प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में देखो तो क्या हो गया, कम हो गया है ना। पर ध्यान रखना बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही कम करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को, और इसी कारण क्या होता है, जो रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, मतलब जल्दी से जल्दी रिएक्ट होके क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंक्रीज क्या कर देता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, है ना। फास्ट कब होगा, जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। लेकिन ध्यान रखना बोथ कि दोनों को बढ़ाता है, क्योंकि दोनों के लिए क्या किया इसने, एक्टिवेशन एनर्जी को कम और ज़्यादा किया। तो अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो कैसे बढ़ रहा है, विथ डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो पिछले वाले केस में क्या देखा था हमने, जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा के क्या कर रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे थे। पर यहाँ पे कैटलिस्ट क्या रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर दे रहा है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो टाइम टेकन होगा, अगर जो इक्विलिब्रियम की बात करें हम लोग, तो टाइम टेकन टू अटेन इक्विलिब्रियम वो क्या हो जाएगा, फास्ट, या बोलेंगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर जो कैटलिस्ट ऐड किए तो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे पहुंचा देगा हमें। तो इसका ध्यान रखना, कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ मदद करता है, इट ओनली चेंजेस द टाइम टेकन टू अटेन इक्विलिब्रियम। अगर जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ यानी कैटलिस्ट हुआ तो लेस टाइम में पहुंचेगा, और अगर जो इनहिबिटर हुआ यानी निगेटिव कैटलिस्ट तो क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम। जैसे एग्जांपल के लिए लिख लें हम लोग KClO3, ठीक है, और इसमें क्या डाल दें, MnO2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा 2KCl प्लस 3O2। 2KClO3 लेते हैं यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। तो MnO2 का ऐसा काम करता है कैटलिस्ट के जैसा, यानी इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है और जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एक कैटलिस्ट डज नॉट चेंजेज और अफेक्ट डेल्टा एच। क्योंकि अगर जो आपने देखा होगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उसका कोई भी चेंज उसमें नहीं आया। ठीक है, एंड डेल्टा जी को भी ये चेंज नहीं करता है। ठीक है, एक्चुअली डेल्टा जी क्या है यहाँ पे, गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगा। अब ध्यान रखना, कैटलिस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है। कहने का मतलब स्पॉन्टेनियस कोई रिएक्शन है तो उसमें अगर जो हम लोग कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। और ये किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी कि जो खुद से ना हो, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़े, उस वाले रिएक्शन को ये कैटेलाइज नहीं करता है। क्लियर है, यानी उस वाले में ये चीज़ को यानी एक्टिवेशन एनर्जी को ज़्यादा लो नहीं कर पाएगा, ऐसा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो डेल्टा एच हमने पढ़ा EP माइनस ऑफ ER होता है। तो देखो यहाँ पे EP और ER कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और एब्सेंस में सेम है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हमारा जो है, अगर जो यहाँ पे प्रमोटर डाला था ना, या फिर क्या बोलो कैटलिस्ट, तो अगर हम लोग ऐड करें, ठीक है, अगर जो हम लोगों ने सपोज ये नॉर्मल वाला है जिसमें कोई भी कैटलिस्ट या कुछ भी नहीं डला है, और अगर जो ये वाला जो रेड वाला है सपोज इसमें ऐड कर दिया हमने इनहिबिटर, तो ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को एक्चुअली बढ़ा देगा पहले के कंपेयर में। ठीक है, तो रेड वाला क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर है, और ब्लैक वाला क्या है, इन एब्सेंस बोल सकते हो, है ना, इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। तो अब देखो, अगर जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी और ये सब का प्रोफाइल देखें यहाँ पे,
तो आप देख सकते हो ये वाला देखो EF डैश लिख रहे हैं ना, इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, और ये जो ब्लैक वाला ये क्या है, इन एब्सेंस ऑफ क्या है, इनहिबिटर है। तो EF तो दिख भी रहा है, छोटी वैल्यू है ना। और बैकवर्ड के लिए अगर जो देखें तो ये B डैश क्या है, एक बड़ी वैल्यू है इन कंपेरिजन टू किसके, बैकवर्ड के लिए नॉर्मल है, यानी जहाँ पे कुछ भी नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी वैसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी रिएक्शन करने के लिए उनका नंबर कम हो जाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम। ओके, यानी इनहिबिटर ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी उसको बढ़ा दिया, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, कम। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस केमिकल काइनेटिक्स का। इसके बाद हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, द पाथ थ्रू विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी कि जिस रास्ते से, है ना, जिस प्रोसेस से आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, या एलिमेंट्री स्टेप्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऐसा भी बोल सकते हो अगर जो कॉम्प्लेक्स है तो सपोज A से D कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें डेल्टा H पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो मैकेनिज्म की बात करें कौन कौन से स्टेप में क्या हो रहा है। स्टेप 1 में मान लेते हैं A से क्या बन रहा है B, जिसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है K1 और ये फास्ट रिएक्शन है तो इसके लिए डेल्टा H1 क्या है, निगेटिव। दूसरा मैकेनिज्म B है जिसमें C बन रहा है और रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है, और ये क्या है, स्लो, और स्लो के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, क्या होता है ये, डेल्टा H मान लेते हैं इसके लिए पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या RDS बोलते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इसी से डिटरमाइन होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या शॉर्टकट में इसको RDS लिख लो। ठीक है, अब ध्यान रखना जो स्लो स्टेप होता है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्वियस क्या होगा, ज़्यादा। अगर जो स्टेप 3 की बात करें तो यहाँ पे C से क्या बन रहा है, D, और रेट कांस्टेंट K3 है इसके लिए, और ये प्रोसेस फास्ट मान लो या एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज है, इसके लिए डेल्टा H क्या दिया हुआ है 2, इसको 3 लिख लो, इससे भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर जो इस टाइप से कोई मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है तो अच्छा, ये फास्ट एवरेज लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, K3 लेस देन K1 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक्चुअली आपसे क्या पूछेगा, एनर्जी डायग्राम आपको दिया हुआ होगा और उससे आपसे पूछ सकता है इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगे या एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह का यूनिट वैल्यू पूछ सकता है। तो वो सब काफ़ी आसान है, बस एक बार देखो। सपोज ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसके लिए, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस, किसके लिए, हाँ जो अभी हमने रिएक्शन लिखा उसके लिए। क्या लिखा बताओ, A से D, है ना। तो अगर जो A से D का देखें हम लोग तो सबसे पहले क्या हुआ, A से B बना, और ये रिएक्शन कैसा था, एक्सोथर्मिक, यानी जो B होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, A से कम। एक्सोथर्मिक का यही मतलब होता है ना, डेल्टा H निगेटिव है। और दूसरा स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप को हम लोग देखें तो वो क्या है, डेल्टा H उसमें पॉजिटिव, और ये स्लो है। तो स्लो स्टेप के लिए ये याद रखना कि क्या होता है, स्लो स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होगा सबसे ज़्यादा होगा। स्लो स्टेप है हाईएस्ट EA, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी उसकी सबसे ज़्यादा, और इसमें क्या लिखा है, डेल्टा H पॉजिटिव लिखा है, तो क्या होगा, B से ऊपर ही रहेगी इसकी एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो लाइन को क्या करोगे, काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले जाओगे, है ना। और अगर जो थर्ड का पॉइंट देखें, B से C के बाद C से D, तो इसके लिए क्या है, ये फास्ट है और साथ में डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव। तो अगेन जो D की एनर्जी होगी वो क्या होगी, C से कम, है ना, तभी तो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू। तो ये हमने बना दिया क्या, रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ। ठीक है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है सबके लिए 2 बोल सकते हो इसको, और ये फर्स्ट वाला स्टेप के लिए EA1 लिख लो इसको, और आखिरी वाला क्या हो जाएगा, EA3 हो जाएगा, है ना। कहाँ से मेजर करना है, जो रिएक्टेंट होगा जिससे स्टेप का, उस स्टेप से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी टॉप पॉइंट तक। ठीक है, और डेल्टा H वगैरह भी निकाल सकते हो आप, है ना। क्लियर है, निकाल लोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी करके। तो क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे। तो अगर जो देखें हम लोग सिंगल स्टेप A से B तो क्या हो रहा था, एक टॉपिक मिल रहा था, B से C 2 बनाए तो क्या हुआ, 2 टॉपिक मिला,
और सी से डी बनाएंगे तो कितना मिला 3। यानी कि जितना ज़्यादा टॉपिक होगा 1 2 3 उतना ही क्या होगा नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, यानी इतने स्टेप में कोई रिएक्शन कंप्लीट हुआ होगा। क्लियर है। तो दूसरा अगर जो आपसे पूछ सकता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो बहुत ही आसान है, वैल्यू दी होगी अलग अलग पॉइंट की, वहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है। और चौथा आपसे पूछ सकता है क्या इंथैल्पी, है ना। इंथैल्पी कैसे पूछ सकता है, उसके लिए सारी एनर्जी होनी चाहिए, तो सारी एनर्जी पहले लिख देते हैं। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, टॉप पॉइंट का है, ऐसा पॉइंट वाइज कुछ कुछ वैल्यू दी रहेगी, है ना। मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखा हूँ, पर वहाँ पे कुछ वैल्यू दी रहेगी। ओके, तो ऐसा पूछ सकता है। डेल्टा एच फॉर ऑल स्टेप आपसे पूछ सकता है, यानी इंथैल्पी फॉर ऑल इंडिविजुअल स्टेप, ये आपसे पूछ सकता है क्या ओवरऑल के लिए। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है, उसको आप अपने होमवर्क में करना और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबकी वैल्यू थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। ये 3 किलो जूल है और ये वाला 12 किलो जूल, इसको मान लेते हैं 5 किलो जूल और इसको मान लेते हैं 8 किलो जूल। ठीक है, और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग 3 किलो जूल से कम कर देते हैं इसको। ओके, तो ये बन के हमारा 2 किलो जूल मान लो। ठीक है, और एनर्जी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या लिखा है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा मिलेगा। तो आपको बताना है, क्या बताओगे, नंबर ऑफ स्टेप्स इन रिएक्शन। हाँ, देख के ही बता सकते हो डायरेक्टली, बहुत ही आसान आएगा ऐसा क्वेश्चन आता है तो। फिर ई ए फॉर ऑल स्टेप्स करने का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ऑल इंडिविजुअल स्टेप निकालना है, वो तुम्हें निकालना है। और डेल्टा एच फॉर ऑल स्टेप निकालना है, यानी इंथैल्पी, और ओवर ऑल इंथैल्पी निकालना है। क्लियर है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बनाना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही आसान होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर यहीं पे एंड होता है, पर इससे आगे एक और कनेक्टेड है इसका, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे इसके बाद। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।